पहला स्टॉक जो मेरी नज़र में बना हुआ है वो है आरती सर्फेक्टेंट लिमिटेड। जो रिस्क लेने वाले हैं वो ही इस स्टॉक को कंसिडर करेंगे, बिकॉज देख सकते हैं मार्केट कैप कितना है, 507 करोड़ का। अब ये आपको माइक्रो कैप कंपनी दिख रही है, लेकिन ये पार्ट थी आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का, इससे ये अलग हुई थी, इसीलिए अभी ये माइक्रो कैप दिखाई दे रही है। लेकिन इसका जो काम है वो अच्छा है। आई मीन कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत ग्रो कर सकती है और मल्टी बैगर रिटर्न बना के देने की औकात रखती है। इसकी फाइनेंशियल्स चेक करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। प्योट्रस की स्कोर कितना है, 8। अभी ROE आपको अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन आप इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो अराउंड 50% है। प्लेज इसमें से कुछ भी नहीं किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। फेस वैल्यू 10 है तो ये स्प्लिट भी हो सकता है। डेट भी कंपनी के ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं है। अब इसमें कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है। तो पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव्स की। अब इसके चार्ट में अगर आएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल आपको मतलब दिखाई देगी। मेनली ये आपको गिरता हुआ ही दिखाई देगा, जैसा कि मार्केट में सब स्टॉक्स जो हैं वो गिर रहे हैं तो ये भी गिर रहा है। लेकिन अभी इसमें मौका है या नहीं वो हमको पता चलेगा PE रेशियो से। तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, रिसेंट में ये दिखाई दे रहा है कि EPS ऊपर जा रहा है, PE नीचे जा रहा है, मीडियन यहाँ है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो हम लोग ढूंढते हैं वो इसमें बन रहा है PE रेशियो के हिसाब से। अब बात करेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो सेल्स का डेटा आप देख सकते हैं। सेल्स जो है पिछले साल के सेम क्वार्टर से कम है, ओके। लेकिन अगर आप इसका प्रॉफिट चेक करेंगे तो प्रॉफिट जो है पिछले साल के सेम क्वार्टर से बहुत ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर से कम है लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से जो है काफ़ी ज़्यादा है। रीज़न क्या था, रीज़न था इसका OPM। यहाँ पे देख सकते हैं OPM कितना था, 5.78%, और अभी इसका OPM कितना है, 11.30%। तो काम इसके पास काफ़ी है और इसीलिए प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है निकल के। अब नेगेटिव क्या है इसमें, नेगेटिव है इसके इन्वेस्टर्स का डेटा आप चेक करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिविटी ये है कि प्रमोटर ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन FII ने कम कर दिया, DII ने बिल्कुल नील कर दिया, ठीक है। तो ये मेन जो DII ने इसमें से एग्जिट कर दिया है ना, ये एक नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है। और पब्लिक के पास पहले से ही इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेक रखे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक प्रमोटर ने बाई किया था तो ये एक पॉजिटिव आप मान के चल सकते हैं। बाकी ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, बस छोटा सा बोल सकते हैं, इग्नोर करने लायक। बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट करने की तो इसमें जो मार्च 2023 में एक इन्वेस्टमेंट का चांस बना था यहाँ पे, वो था 455 रुपीज़ के आसपास में, जो कि इसने आराम से वहीं पे टच किया और वहाँ से ये अभी ऊपर चल रहा है। और अभी पिछले महीने जो इसने मंथली टारगेट हमारा था वो टच किया था 575 रुपीज़ का, ठीक है, और वहाँ से भी ये अभी ऊपर चल रहा है। लेकिन ये श्योरिटी अभी तक इसने नहीं दी है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। डिपेंड करता है कि मार्केट को इसके रिजल्ट्स कैसे लगें, ओके। लेकिन मैं ये शेयर शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस नहीं कर रहा था, ये लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस कर रहा था। तो अगर आप इसको अपने ट्रैकर में रखना चाहते हैं या पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं वो आपकी कॉल है। बाकी अभी के टाइम में भी ये प्राइस जो है इसका अट्रैक्टिव है। दूसरा स्टॉक है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड। आज के दिन ये थोड़ा नीचे है, लेकिन देख सकते हैं लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर है ये इंडिया में, और मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, 2500 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, इसमें से इन्होंने गिरवे कुछ नहीं रखा। प्योट्रस की स्कोर जो है फाइनेंशियल्स इनके एवरेज हैं, एवरेज से बेटर बोल सकते हैं। और डेट जो है, डेट थोड़ा इनके ऊपर ज़्यादा दिखाई देता है, 1.08% का डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई दे रहा है। परसेंट का नहीं, सॉरी, 1.08 जो है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई दे रहा है। लॉन्ग रन में देखेंगे तो कंपनी जब से आई है तब से प्रॉफिट अच्छा खासा बना के दिया है। बहुत बड़े बड़े फॉल्स ये देखने को लग रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी देखेंगे तो ऊपर जाने की ही दिखाई दे रही है। PE रेशियो अभी इसका चेक करेंगे तो EPS ऊपर जा रहा है, PE नीचे जा रहा है, मीडियन यहाँ है, तो हमको परफेक्ट ये एंट्री के जोन्स दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट इसका अभी आया नहीं है, जून का ही डेटा हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसके प्रॉफिट्स में जाके, एनुअल प्रॉफिट्स में जाके आप चेक करोगे तो सेल्स आपको देखिए बढ़ा, यहाँ बढ़ा, बढ़ गया एंड बढ़ गया, ठीक है। ये लास्ट 12 मंथ्स का दिखाई दे रहा है, तो कंसिस्टेंसी में ये ऊपर ही जा रहा है। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो ये देखिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये कंसिस्टेंसी में क्या है, सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, खासकर जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे पहले तो बहुत ही अजीब सी थी, यहाँ
पब्लिक में ही पूरा दिखा रहा था, क्यों दिखा रहा था वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के टाइम पे 50% के आसपास की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FII के बाद पास 10% के आसपास है। DII ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ा लिया है और पब्लिक ने भी अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। ठीक है, यहाँ पे FII ने अपने स्टेक को थोड़ा कम किया है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बोलिए, ओवरऑल देखने में मुझे न्यूट्रल जैसा ये लग रहा है। अब फाइनल चीज़ जो आप लोग जानना चाहते हैं कि इसका एंट्री पॉइंट कहाँ पे है। देखिए, इसका पहला जो एंट्री पॉइंट है वो 970 के आसपास ही है। यहाँ पे मैं एंटर नहीं करूँगा। अगर ये 890 के आसपास मिलता है मुझे इस महीने, सिर्फ नवंबर में, तो मैं इसमें बाइंग करूँगा। मेरे पास ये स्टॉक है नहीं, लेकिन मैं खुशी खुशी इसको 890 पे एंटर कर जाऊँगा अगर नवंबर में ये यहाँ पे पहुँचता है, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। डिपेंड करता है कि इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा आता है। ठीक है, उसके पहले अगर किसी भी रीज़न से 890 पे मुझे मिलेगा तो मैं ले लूँगा। और कुछ लोग जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो 970 कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। रही बात इसके प्रॉफिट बुकिंग जोन की, तो जिनके पास ये ऑलरेडी होल्डिंग में है वो आराम से इसे 2300 या बोल सकते हैं 2400 के आसपास तक रख सकते हैं। तीसरी कंपनी जो मेरे रडार में है वो है ACI। ACI यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा नाम है आर्केन केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। काफ़ी फेमस कंपनी है और आज के दिन थोड़ा बहुत ग्रीन में दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप 6500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं इसके, प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। ROC ROE देखेंगे तो बहुत अच्छे दिखाई देंगे। डेट जो भी इनके पास ना के बराबर जो डेट है वो भी ये कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हर चीज़ यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। थोड़ी सी जो नेगेटिविटी आपको दिखाई देगी वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाई देगी। प्रमोटर्स के पास से नहीं, ये दिखाई देगा FII के पास। तो ऑब्वियसली FII वगैरह जो है वो जितने भी केमिकल वाले स्टॉक्स हैं उन सब में प्रेशर जो आपको दिखाई दे रहा है वो FII की वजह से ही दिखाई दे रहा है। किसी भी दूसरे स्टॉक्स में भी आप चेक करेंगे तो इनकी वजह से ही प्रेशर दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ केमिकल स्टॉक्स हमेशा ही बूम बूम करते ही रहते हैं, है ना, ऊपर भागते ही रहते हैं। तो FII को छोड़ के दूसरा कुछ भी देखेंगे तो DII ने इसमें कोई मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। इनफैक्ट अपना थोड़ा सा स्टेक जो है वो बढ़ाया ही है। और FII का जो स्टेक है वो पब्लिक के पास आया है। तो ये पब्लिक के पास स्टेक बहुत ज़्यादा बढ़ना एक थोड़ी नेगेटिव चीज़ होती है, लेकिन चूँकि DII के पास बहुत अच्छा खासा स्टेक है, 30% के आसपास का स्टेक है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे रही है वो इग्नोर कर सकते हैं। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो 96 का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। OPM जो है इसका बहुत 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 ज़्यादा कम हुआ है। ओके, और 40% इसका सितंबर में पिछले साल था और अभी 33% दिखाई दे रहा है। और इसी की वजह से आपको यहाँ पे देखिए ये 64 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था सेम क्वार्टर में और अभी सिर्फ 66 करोड़ का है। मतलब कोई बहुत अच्छा चेंज इसमें नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, लगभग सेम ही रिज़ल्ट आया है। तो ये आपको ऐसे नॉर्मली देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन कंपेयर टू इसके प्रीवियस क्वार्टर्स आप चेक करेंगे तो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन बहुत ख़राब नहीं है ना, कैसे भी है तो इससे ज़्यादा ही है तो ख़राब नहीं बोलेंगे। लेकिन OPM इसका कम हो गया है। सेल्स देखेंगे तो सेल्स कम हो गई है। PE रेशियो में भी आके आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देगी, वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, चूँकि PE तो इसका नीचे चल रहा है, मीडियन से नीचे चल रहा है, लेकिन EPS जो है EPS भी नीचे गिरा हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा संभल के चलेंगे अब, राइट। तो अब इसका प्राइस चेक करते हैं, इसमें कहाँ एंटर कर सकते हैं। देखिए प्राइस चार्ट देखने से साफ पता चल रहा है नई नई आई हुई कंपनी है। 2022 के एंड में ये आई थी, तो उसके बाद से तो मार्केट में प्रेशर ही है। जब आई थी तो बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद से फिर इसमें प्रेशर, फिर थोड़ी बहुत तेज़ी, फिर प्रेशर, तो ऐसे ही चल रहा है, राइट। रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अब मार्केट को कैसा लगता है, मार्केट के एस्टिमेट्स क्या थे वो आप चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किए हैं। लेकिन मैं इसे जो कंसिडर कर रहा था कुछ टाइम पहले तक, रिज़ल्ट आने से पहले तक, वो कंसिडर कर रहा था 490 से लेके 505 के बीच में, इस रेंज में मैं इसे बाय करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन अभी थोड़े से मेरे थॉट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। मुझे अगर ये 465 के आसपास में मिलता है तो मैं इसमें एंटर करने में ज़्यादा खुश रहूँगा। अभी मैंने डिसीजन नहीं बनाया है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मेरे लेवल्स क्या थे। ओके, तो अभी मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद इस लेवल का वेट करूँगा
और हो सकता है मेरे से मिस भी हो जाए, क्योंकि ACI जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्टॉक है, बहुत लोग इसके लोअर लेवल्स जो है ढूंढते रहते हैं। और इनफैक्ट अगर आप इसका बेस देखेंगे तो 465 जो मैं टारगेट बोल रहा हूँ वो कहीं आया नहीं था। जो इसका पिछला बेस है वो भी कहाँ पे है, यहीं पे है जहाँ से ये अभी पलट रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आपको इसे मिस नहीं करना है तो आप इसमें एंटर करना चाहो तो 490 से 505 के बीच में कहीं पे भी आप एंटर कर सकते हो। अगली कंपनी है प्रीवेस्ट डेनप्रो लिमिटेड। इसको मैंने एक बार किसी वीडियो में डिस्कस किया था, मुझे पता है, और इसको देख सकते हैं अभी के टाइम पे ये गिरा हुआ है। काम क्या करती है ये कंपनी? डेंटल मटेरियल यूज, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कंडीशन वगैरह वगैरह ये बनाती है। ठीक है, तो काइंड ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री में है। माइक्रो कैप कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की भी है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकती है। ठीक है, तो पॉजिटिव्स क्या क्या हैं इसके? पॉजिटिव तो यही है कि पहले तो छोटी कंपनी है तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो जो रिस्क लेने वाले हैं वही इसे कंसिडर करें। जो नए नए मार्केट में उतरे हैं वो इसे कंसिडर ना करें, आप पैनिक कर जाओगे पक्का। ठीक है, अब इसका PE देखेंगे तो इसके इंडस्ट्री PE से लगभग आसपास ही है, थोड़ा नीचे है तो अच्छी बात है। ROC ROE बहुत अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, जो भी थोड़ा बहुत इक्का दुक्का डेट होगा इनके पास वो भी ये कम कर रहे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो मैक्सिमम के पास होती है वही है 73.6%। इसमें से गिरवी इन्होंने कुछ नहीं रखा। फेस वैल्यू 10 है। डिविडेंड भी देना शुरू कर चुकी है ये कंपनी, और ये जो प्राइस है ये स्प्लिट भी हो सकता है, तो स्प्लिट होने के बाद भी इसमें तेज़ी आ सकती है। पियोट्रस की स्कोर देखेंगे, फाइनेंशियल्स तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, एवरेज से बेटर हैं। और इन्वेस्टर्स में आके चेक करेंगे तो जो आपको माइक्रो कैप कंपनीज़ में नहीं दिखता वो दिखेगा यहाँ पे FII और DII के पास भी बहुत नेग्लिजिबल, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 1% के आसपास का स्टेक इनके पास है। ये अगर बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो यहाँ पे स्टेक बढ़ा है, यहाँ पे भी स्टेक बढ़ा है, तो FII DII दोनों ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, बस नेग्लिजिबल अमाउंट से। ठीक है, बाकी प्रमोटर ने और पब्लिक ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अगर आप इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स और ये सब चेक करेंगे तो आपको ये कंसिस्टेंसी में ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, यहाँ पे भी अभी लास्ट 12 मंथ्स का भी देखेंगे तो ये बढ़ रहा है, तो कंसिस्टेंसी में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। PE रेशियो का डेटा देखेंगे तो अभी ये नई नई आई हुई कंपनी है, बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं हुआ है, 2021 में आई थी, तो इसमें डेटा बहुत कम दिखाई दे रहा है। EPS इस तरह से दिखाई दे रहे हैं और ये मीडियन के आसपास PE दिखाई दे रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा फ़िलहाल, लेकिन मैं इसमें अभी प्लानिंग कर भी नहीं रहा हूँ इसमें बिल्कुल राइट नाउ इन्वेस्टमेंट करने का। तो अब रही बात इसमें इन्वेस्टमेंट करने की, तो इसके प्राइस चार्ट में आपको थोड़ी बहुत जो है तेज़ी ही दिखाई देगी, और अगर किसी को इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही है तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इसने अपना जो मंथली नवंबर का जो मंथली SIP लेवल था उसको हिट करके ये ऊपर चला गया है। SIP लेवल क्या था? 385 का। ओके, लेकिन मैं इसे टारगेट नहीं कर रहा था, मैं चाह रहा था कि अगर ये मुझे 375 के नीचे मिलता तो मैं इसको दोबारा डिस्कस करता, लेकिन ये 385 जो हमारा मंथली टारगेट था, मंथली SIP लेवल था एक्चुअली, इसको ये हिट करके ऊपर जा चुका है। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं इसे जस्ट अपने ट्रैकर में ऐड कर रहा हूँ। अगर ये 375 के नीचे आता हुआ मुझे दिखता है तो मैं इसे दोबारा किसी वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, और जो लेवल्स उस टाइम दिख रहे होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अगला स्टॉक है एवरो इंडिया। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और ये अभी के टाइम पे 2% के आसपास आज ऊपर है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं ज़बरदस्त है, इसमें से प्लेजिंग कुछ भी नहीं की हुई है, डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है, लेकिन इसका फेस वैल्यू 10 है, ये स्प्लिट हो सकता है। ROC देखेंगे तो आपको अच्छा दिखाई देगा, डेट देखेंगे तो ठीक ठाक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। प्योट्रस की स्कोर एवरेज से बेटर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स हमने देख ही लिया, और बाकी पब्लिक के पास है, इसमें FII DI की कोई भी होल्डिंग नहीं दिखाई देती। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो इसमें सेल्स ऐसे, प्रॉफिट ऐसे, तो ये कंसिस्टेंसी में ऊपर जाने वाली कंपनी है। जिन लोगों को नहीं पता ये काम क्या करती है तो बहुत सिंपल सा काम है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर एंड ग्रैन्यूल्स, बस इतना सा काम है इसका। PE रेशियो चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहा, जैसे कंसिस्टेंसी में ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये गिर रहा है, और PE जो है अपने मीडियन यहाँ पर है, इससे ये ऊपर चल रहा है थोड़ा सा, तो और थोड़ा नीचे आ जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन इसका टेक्निकल चार्ट देखने पे थोड़ा सा ये अलग लग रहा है। आप देख सकते हैं ये पहले बिल्कुल एक जोन में चल रहा था, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ,
फिर वापस ये एक जोन में चल रहा है। तो अब ये कितना आगे कंसोलिडेट करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस मंथ का जो हमारा एसआईपी का इसमें लेवल था, एसआईपी जो टारगेट था वो इसने ऑलरेडी हिट कर दिया है। ठीक है, जो एसआईपी टारगेट था वो था 95 रुपीज़ का। तो यहाँ पे ये 95 का मतलब एक विक बना के उसके बाद ये ऊपर 100 के ऊपर चल रहा है। तो अभी के लेवल भी ख़राब नहीं है, अगर कोई इसमें एंट्री करना चाहे तो लेवल ख़राब नहीं है, लेकिन कंसिडरिंग कि ये जो इसका सपोर्ट था, सॉरी ये जो सपोर्ट था, एक ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, तो इसको इसने ब्रेक किया है नीचे की तरफ। तो अगर बाय चांस ये यहाँ से नीचे जाता है तो अराउंड 70 के नीचे, 65 टू 70 के बीच में जो है इसमें एक टारगेट बन सकता है। लेकिन अभी के टाइम पे ये अच्छा दिख रहा है, स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, हर चीज़ इसकी अच्छी दिख रही है। तो अगर कोई आप में से रिस्क लेना चाहता है, बहुत पेनी स्टॉक तो नहीं बोल सकते इसे, माइक्रो कैप स्टॉक अगर आप बोलो, तो उसके हिसाब से ये एक रिस्क लेने लायक स्टॉक दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं पर्सनली इसमें थोड़ा सा वेट करूँगा। ओके, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि ये यहाँ से ऊपर भी जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी लग रहा है, तो मैं इसमें वेट करूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो इन फ्यूचर नीचे भी आ सकता है, तो फिर मैं वापस उस सपोर्ट लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करूँगा। अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसमें डिसाइड करने में, लेकिन लेवल्स जो थे वो मैंने आपको बता दिया। अगला स्टॉक है एटम वेल्व्स लिमिटेड। आज के दिन देख सकते हैं लगभग 3.5% के आसपास भाग गया है। इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसके लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस किए हैं। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है, तो अगेन बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी, लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है, बहुत कम इसके ऊपर कर्जा है, आरओसी आरओई बहुत अच्छा है, डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है कंपनी। ठीक है, तो आदत से डिविडेंड देने वाली कंपनी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं बहुत अच्छी है, पहले 72 थी लेकिन वो शिफ्ट हो गया पब्लिक में। अब किसने लिया है आप यहाँ डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। बाकी एफआईआई के पास थोड़ी बहुत होल्डिंग थी, तो वो भी शिफ्ट होके नीचे पब्लिक के पास आ गई है। प्रॉफिट सेल्स वगैरह चेक करेंगे तो ओवरऑल ऊपर जाता हुआ ही दिखाई देगा, तो बहुत अच्छी बात है। और इसका अभी क्वार्टरली डेटा आया नहीं है, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जब आ जाएंगे तो थोड़ा और अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे इतने दूर जो कंसोलिडेट हुआ उसके बाद से इसमें तेज़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसलिए लोग इसमें यहाँ पे बॉटम पे इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। इसका पीई रेशियो चेक करेंगे तो ईपीएस तो ऊपर ही है, लेकिन थोड़ा बहुत फॉलिंग वगैरह या सेम जोन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पीई जो है मीडियन से काफ़ी नीचे है, तो अच्छी बात है। किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इस हिसाब से ये थोड़ा सही जोन में दिखाई दे रहा है। अगर इसी महीने ये 135 के आसपास आ जाता है तो बहुत अच्छा लेवल मुझे लगता है हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि अभी इसमें टेक्निकल डेटा जो है क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसे। ये जो पहले वाला जोन है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे चार्ट में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है कि मैं शायद 135 पे इन्वेस्टमेंट ना करूँ। मैं इसमें अराउंड 125 के नीचे जब ये जाने लगेगा तब मैं इसमें दोबारा से लेवल्स डिस्कस करूँगा। ओके, मेरे लिए पर्सनली 125 के नीचे के लेवल्स ज़्यादा अच्छे हैं, उससे ऊपर नहीं। हाँ, लेकिन जिसको प्रॉफिट बुकिंग के लेवल जानना है, जो ऑलरेडी इसे होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए 320 के आसपास का टारगेट जो है प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। अगली कंपनी आपने पूछी है जीआरएम ओवरसीज़ लिमिटेड। आज के दिन थोड़ा बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी कंपनी है, और आरओसी आरओई देखेंगे तो एवरेज से अच्छे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है। 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो अराउंड 63% के आसपास है। प्योटर्स की स्कोर जो है फाइनेंशियल्स इसके एवरेज से थोड़े कम है। इन्वेस्टर्स में आके देखेंगे तो पता चलेगा कि एफआई डीआई के पास ज़्यादा होल्डिंग है नहीं, डीआई के पास ही कुछ 0.02% मतलब नेग्लिजिबल होल्डिंग है, बाकी और इसमें कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉसेस वगैरह देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाई देगा, लेकिन इन अगर बिल्कुल नॉइस हटा दें तो आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, बहुत तेज़ी से नहीं, लेकिन हाँ ऊपर जाता हुआ ही दिखाई देगा। क्वार्टरली रिजल्ट आया नहीं है तो इसका वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका चार्ट जो आपको दिखाई देगा
बहुत 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 बुरा वाला फॉल दिखाई दे रहा है। लगभग 850 के भी ऊपर जाके ये अभी 200 पे बना हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है वो आप न्यूज़ वगैरह में चेक कर लेना, लेकिन इतनी ज़्यादा फॉलिंग होना मतलब बहुत ज़्यादा गिर चुका है ये, ठीक है। मैं जो आपको याद होगा पुराने वीडियोस जब आपने देखे होंगे तो मैं उसमें ईयरली लेवल्स देता था, एक फर्स्ट लेवल और एक सेकेंड लेवल जो कि मेरा फाइनल होता था। और इस स्टॉक का फाइनल लेवल पता है कहाँ पर है? 215 के आसपास। और ये अभी कहाँ चल रहा है? ये अभी के टाइम पे चल रहा है 201 पे। मतलब मेरे फाइनल जो लेवल किसी भी स्टॉक में होता है उस लेवल से भी ये नीचे चल रहा है। तो देखिए, अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हो किसी रीज़न से, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा सेल हो चुका है और नीचे नहीं जाएगा इसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, ठीक है। इस लेवल पे रिस्क लेने वाले रिस्क ले लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज अभी आप इसका PE रेशियो देखोगे ना तो यहाँ पे सब क्लियर दिख जाएगा। देखो, ये हमारा मीडियन है, EPS तो ऊपर जा रहा है, लेकिन PE कहाँ पर बैठा हुआ है, देख रहे हो? तो ये बिल्कुल भी हमारे सपोर्ट में नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी ये बहुत महंगा दिखाई दे रहा है इसके रिजल्ट्स वगैरह के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इससे बाहर हूँ, मैं इसमें अभी कोई ट्रैकिंग वगैरह भी नहीं करूँगा। बाकी आपको अगर किसी वजह से इसको लेना है तो आप देख लो। मैंने वीडियो में सिर्फ इसलिए ऐड किया क्योंकि आपने टेलीग्राम में पूछा था। और इस वीडियो का लास्ट शेयर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है थायरोकेयर। ये भी आपने पूछा था इसलिए मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे ये कंपनी पर्सनली पसंद नहीं है अभी के टाइम पे। बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन अभी मुझे मतलब लेने का मन नहीं है इसका शेयर बिल्कुल भी। मार्केट कैप देख सकते हैं बहुत कम हो गया है। पहले 5 साल पहले मार्केट कैप क्या था वो देखिए, 3206 करोड़ का मार्केट कैप था और अभी इसका मार्केट कैप कम है। ओके, कितना कम है? 3 साल पहले जितना था उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है। अंडरस्टूड। अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लेस्ड परसेंटेज देखो कितना है, 100%। पूरा का पूरा प्रोमोटर का जो स्टेक है गिरवी रखा हुआ है। तो प्रमोटर के पास कुछ नहीं है, आलू है, ठीक है। और ये पूरा देखो क्या कर रहे हैं, डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड, खाली डिविडेंड में निकाल रहे हैं ताकि पूरा पैसा कहाँ पे आए? प्रमोटर के स्टेक को मिले। और उससे किसको फ़ायदा होगा? जिसके पास ये गिरवी रखा हुआ है, राइट। तो बिल्कुल भी अच्छा स्टॉक मुझे ये नहीं लग रहा। इवन इन शॉर्ट मैं आपको इसका PE रेशियो दिखा दूं तो यहाँ पे ये चल रहा है, EPS यहाँ चल रहे हैं, मीडियन यहाँ चल रहा है। अभी मैं बताता हूँ ये क्यों इतना ज़्यादा मार्केट में छाया हुआ है। ये इसलिए छाया हुआ है क्योंकि इसको मार्सलस वालों ने ख़रीदा हुआ है और बहुत सारे जो बड़े बड़े एनालिस्ट वगैरह है ना, उन लोगों ने इसे ख़रीदा हुआ है। देखो, उनकी वजह से ये स्टॉक भाग ज़रूर सकता है लेकिन रिजल्ट्स की वजह से नहीं भाग रहा है, ठीक है। इनसाइडर कुछ न्यूज़ वगैरह उनके पास अलग से पहले से मिल गया होगा तो उसकी वजह से ये भाग रहा होगा, लेकिन अभी के किसी भी रीज़न से ये नहीं भाग रहा और मुझे भी भागता हुआ नहीं दिख रहा। तो मैं रिस्क लेके नहीं कर सकता, ना मैं किसी को कॉपी करके किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसमें से बाहर हूँ। ना मैं इसमें लेवल्स आपको बताऊँगा, ना ही मैं आपको सजेशन दूंगा कि इसमें एंटर करो। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा ही किसी को फॉलो करते हो तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पे है और गिरना रहा तो ये 250 तक भी जा सकता है ना। गिरने को तो कहीं भी जा सकता है। यहाँ पे जब ये यहाँ तक गिरा होगा तो लोगों ने सोचा थोड़ी होगा कि यहाँ तक भी गिरेगा, है ना। 800-900 पे जब ये स्टॉक था, कोई बोलेगा कि ये 500 तक भी आ जाएगा? नहीं बोलेगा, राइट। अगर कोई बोलेगा तो उसको बहुत गालियाँ पड़ेंगी यूट्यूब पे, राइट। तो वैसे ही मैं अभी जैसे ये 500 पे चल रहा है, मैं 250 बोल रहा हूँ तो जा सकता है, 250 भी जा सकता है। स्टॉक पूरा गिरवी रखा हुआ है इनका, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक से, रिस्की स्टॉक से थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खास करके बिगनर्स। ओके, चलिए, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हो गए इस वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।